हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इन इलास्टिक कोलिजन कंप्लीट कर ली थी। और इन इलास्टिक कोलिजन में हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था। हमने फाइंड आउट किया था आफ्टर कोलिजन पार्टिकल्स की इनर्जी, है ना, किसमें, सीएम फ्रेम में, यानी कि हमने E3 डैश और E4 डैश फाइंड आउट कर ली थी। और मोमेंटम निकाल लिया था हमने पार्टिकल्स के आफ्टर कोलिजन इन सीएम फ्रेम, यानी कि P3 डैश और P4 डैश फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक है। अच्छा, एक जो मेरे पास कन्फ्यूज़न सामने आया है, टिटिक्स पूछ रहा था मेरे से, ठीक है, वो था कि M3 और M4 क्यों हो गए टक्कर के बाद पार्टिकल्स के। तो भाई ये मैंने साफ साफ जो है स्टार्ट जब किया था इन इलास्टिक कोलिजन, तो वहाँ पे मैंने समझा दिया था आपको कि अगर कोलिजन आपकी इलास्टिक है ना, तो पार्टिकल के मासेस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। मास तो हमेशा कांस्टेंट है, बट अब सिचुएशन देखो ना, अब है आपका पार्टिकल्स की जो कोलिजन हो रही है वो हो रही है इन इलास्टिक, यानी कि पार्टिकल की एनर्जी अब कंजर्व नहीं रहेगी। एनर्जी कंजर्व ना रहने की वजह से टक्कर से पहले पार्टिकल्स के मास जो हैं, टक्कर के बाद उनके मासेस चेंज हो जाएंगे, या तो वो एक दूसरे से स्टक हो जाएंगे। अगर M1 M2 पार्टिकल एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं तो टक्कर के बाद वो कंबाइंड मास बन जाएंगे। अदरवाइज एनर्जी की वजह से उनमें जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स दो डिफरेंट मासेस में टूटेंगे। और दिस इज पॉसिबिलिटी कि अब जो टूटने वाले मासेस हैं वो टक्कर से पहले जो मासेस हैं उससे डिफरेंट होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी प्रीवियस वीडियो में, जब मैंने इलास्टिक कोलिजन का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहाँ पे समझा दिया था कि मासेस क्यों चेंज हो रहे हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ डिके प्रोडक्ट्स ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल, यानी कि अस्थायी कणों के जो क्षय उत्पाद हैं। डिके से मतलब है क्षय मतलब किसी चीज़ की कमी आना, टूटना या खराब होना, हास होना, है ना, तो वो होती है डिके। ठीक है, यानी कि अनस्टेबल पार्टिकल्स या अस्थायी कणों के जो क्षय उत्पाद हैं, क्षय मतलब 6 नहीं है, क्षय मतलब ये है नष्ट होने वाला क्षय। ठीक है, इसके उत्पादों की गति की, यानी कि अगर कोई अनस्टेबल, जैसे भाई आपको पता है, जैसे कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, वो कब मैक्सिमम स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम तब होगी जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, जितनी कम एनर्जी होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी पार्टिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। सही बात है, ये वाली बात आप खूब पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी खूब पढ़ते होगे ये वाली बात। ठीक है, ये तो है ही, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी, और एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, अब जैसे आपने नाभिकीय विखंडन और संलयन पढ़े होंगे, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, तो वहाँ पर यूरेनियम जो है, अगर उसका नाभिकीय विखंडन क्यों हो रहा है, अनस्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो अनस्टेबल है इसलिए वो स्थायित्व चाहता है, वो चाहता है कि वो भी स्टेबल हो जाए, इसलिए वो और बाकी सारे उत्पादों में टूटता है। ठीक है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 238 है, तो वो बेरियम में और क्रिप्टॉन में टूटता है, और कुछ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोडक्ट के रूप में निकालता है, हमें पता है। तो जो बेरियम और क्रिप्टॉन जो टूटे हैं, अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एटॉमिक नंबर के साथ अगर देखा हो डायग्राम, नहीं भी देखा होगा आपने, तो हालांकि देखा होगा आपने, क्योंकि जब आपने 12th क्लास पढ़ी होगी तो वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ टॉपिक आते हैं, तो वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है आयरन की, अगर आपने पढ़ा हो तो। ये आता है आपका 12th क्लास में आता है, नहीं अगर आपने पढ़ा है तो यह हम पढ़ेंगे 3rd ईयर में, जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयरन के लिए सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। तो ये देखा गया कि जो जिनकी एटॉमिक नंबर आयरन से कम है उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो जो छोटे पार्टिकल हैं वो तो जुड़ते हैं और जुड़ के बनाते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, और वो इस रीजन में आना चाहते हैं, जो स्टेबल वाला रीजन है उस रीजन में आना चाहते हैं, क्योंकि स्टेबल वाले रीजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो मैक्सिमम है। समझ में आ रही बात आपको? तो स्टेबिलिटी हाई है यहाँ पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मतलब है पार्टिकल को तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, जोड़ने के लिए भी मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। तो जहाँ तोड़ने या जोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, दैट मीन्स कि वो स्टेबिलिटी हाई है। जैसे आपको पता होगा ना, न्यूक्लियस के पास वाली जो कक्षाएं होती है, जैसे ये के शेल होता है, फिर एल आता है शेल, फिर एम शेल आता है, इस तरीके से के एल एम एन शेल चलते हैं। तो के शेल की एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है। इनकी खुद की एनर्जी तो मिनिमम होती है, बट इनको तोड़ने के लिए या हटाने के लिए यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है। बट वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि वो नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। यहाँ के बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इजीली रिकॉइल हो जाएंगे, इजीली इजेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है। लेकिन जो के शेल के इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी हाईली अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए होते हैं, इसलिए उनको इजेक्ट करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। सेम ऐसे ही ये जो रीज़न है, आयरन के आसपास वाले जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है, और वहाँ से उनको निकालने के लिए या तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आयरन से जो छोटे पार्टिकल है, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम आएगा, यहाँ लिथियम आएगा, और बहुत सारे आएंगे, आयरन से पहले तो बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इसलिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जुड़ें और जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाएं, उसी को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो वहाँ पे वो छोटे पार्टिकल जुड़ करके, क्योंकि ज़्यादा छोटे होना भी अनस्टेबिलिटी को बताता है, ज़्यादा बड़े होना भी अनस्टेबिलिटी को बताता है। तो ज़्यादा छोटे जुड़ करके बड़ा बनाते हैं, और ज़्यादा बड़े, जैसे यूरेनियम है, ठीक है, इसका 92 एटॉमिक नंबर होता है, और काफ़ी सारे इसके आइसोटोप्स होते हैं, जैसे 237 होता है, 238 भी होता है, 239 भी होता है, ठीक है। अलग अलग इसके आइसोटोप्स होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो ये अनस्टेबल है, तो ये चाहता है स्टेबिलिटी। इसलिए यूरेनियम क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, जैसे बेरियम में और क्रिप्टॉन में। इनके रीज़न जो है वो आयरन वाले रीज़न होते हैं, तो उसको स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए ये टूटता है, और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकालता है, कुछ सब प्रोडक्ट्स के रूप में न्यूट्रॉन्स भी निकालता है, ठीक है। तो जो अनस्टेबल पार्टिकल है ये उनकी होता ही है, उनकी खुद की नेचर होता है कि वो अनस्टेबल पार्टिकल हल्के या छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। समझ में आ गई बात आपको, टूटने का रीज़न समझ में आ गया, कब अनस्टेबल होंगे कब नहीं होंगे, कम एनर्जी ज़्यादा या कम होगी वो समझ में आ गया आपको। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये फ़िलहाल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इससे कनेक्टेड थी इसलिए मैंने समझाया, ठीक है। अब देखिए आप, अनस्टेबल पार्टिकल से मेरा क्या मतलब है। जैसे हम जब नेक्स्ट ईयर अगर आपने एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, तो हम थर्ड ईयर में जाएंगे, ठीक है। थर्ड ईयर में जाएंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आती है एक पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे, जैसे कि पाई मेसॉन्स है, म्यू मेसॉन्स है, लेप्टॉन्स है, बेरियॉन्स है, ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट उनका नाम ही सुन लीजिए, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। तो जो पाई प्लस माइनस मेसॉन होता है, पाई में 3 होते हैं एक्चुअली, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई न्यूट्रल, यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता, लेकिन बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, इनको बोलते हैं मेसॉन पार्टिकल। इसमें भी 2-3 तरीके के होते हैं, जैसे ये तो पाई मेसॉन है, एक होता है म्यू मेसॉन। मेसॉन पार्टिकल मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मेसॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। देखो, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन से फोर्स से बंधे हुए होते हैं, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए होंगे। अब न्यूक्लियर फोर्स की रेंज जो होती है वो बहुत ही कम होती है। रेंज कितनी होगी भाई, रेंज मतलब कितने जगह में ये लगेंगे, तो ये 10⁻⁻15 मीटर, या जिसको हम 1 फर्मी कहते हैं, और ये साइज़ न्यूक्लियस का साइज़ होता है, ठीक है। तो इसी रीजन में लगते हैं कौन से वाले फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। लेकिन इनकी जो नेचर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी हाई होती है, क्योंकि एक छोटे रीजन में लगते हैं फोर्स, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं न्यूक्लियर फोर्स बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स के और ये बाकी अदर फोर्सेस के। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज हाई होती है, बट इंटेंसिटी कम होती है, बिकॉज उनकी रेंज बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनकी रेंज जो है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है वो कंटिन्यूसली न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन कंटिन्यूसली प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसी तरीके से वो एक इंटरेक्शन फोर्स से बंधे होते हैं, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसके अंदर, एटम के अंदर। समझ में आ गई। तो ये देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे तो रहते हैं, बट वो इस अट्रैक्शन फोर्स के दौरान प्रोटॉन कंटिन्यूसली न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता रहता है, और न्यूट्रॉन कंटिन्यूसली प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, और इस दौरान वो जिन पार्टिकल्स का आदान प्रदान करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं मेसॉन पार्टिकल। और जनरली देखा गया एक्सपेरिमेंटली वो पाई मेसॉन्स का आदान प्रदान करते हैं। बात समझ में आ गई। और हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बट जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा साइड की चीज़ें भी पता रहनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज बुक्स की तो पता रहनी चाहिए, बट थोड़ा सा पता रहना चाहिए आइड साइड का भी नॉलेज के लिए, ठीक है, इसलिए बताया आपको। हालांकि ये सारी चीज़ें आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और ये चीज़ें तो आपने मेरे को नहीं पता, अब नहीं है सिलेबस में, हमने पढ़ी थी ये 9th 10th में ही आ जाती हैं,
ये मेसॉन पार्टिकल्स का ये जो इंटरेक्शन है ये सब मैंने तो 9th में पढ़ लिया था। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में तो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो मैंने 9th में ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्सेज से बंधे होते हैं। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेज के इंटरेक्शन के दौरान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाई मेसॉन पार्टिकल्स का आदान प्रदान करते हैं। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो ये जो अनस्टेबल पार्टिकल है, तो पाई प्लस माइनस मेसॉन का जो वैसे कोई एटमॉस्फेयर में एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल न्यूक्लियस के अंदर ये इन पार्टिकल्स का आदान प्रदान करके प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो पाई प्लस माइनस जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होते, अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। तो जो पाई प्लस माइनस है वो ब्रेक होता है, किस किस में ब्रेक होता है, म्यू प्लस माइनस मेसॉन्स में और न्यूट्रिनो में। अब ये एक नई चीज़ आ गई आपके लिए, न्यूट्रिनो, ठीक है। सिर्फ आप इक्वेशन याद रखो, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। ये भी मेसॉन होता है, ठीक है। अब मेसॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं ये सब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे। न्यूट्रिनो क्या होते हैं ये भी आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे। ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये है न्यूट्रिनो। समझ में आ गई बात। ये न्यूट्रिनो जो होता है ये चार्जलेस मासलेस पार्टिकल होता है। क्या होता है, चार्जलेस मासलेस पार्टिकल, यानी कि इसका कोई आवेश नहीं होता, कोई द्रव्यमान भी नहीं होता, तो ये एक चार्जलेस मासलेस पार्टिकल होता है। और ये इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उनके दौरान निकलता है ये सब प्रोडक्ट्स के रूप में। इसका एक एंटी पार्टिकल होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यू बार एंटी न्यूट्रिन। उसमें भी सारी यही खास बातें होती हैं, बस ये है कि ये जैसा होता है उसके जस्ट अपोजिट जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एंटी न्यूट्रिनो की होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। ऐसे न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो ये मैंने आपके सामने एक अनस्टेबल पार्टिकल्स के डिके जो प्रोडक्ट्स हैं म्यू प्लस माइनस और न्यूट्रिनो, उनके लिए इक्वेशन लिखी है। तो पाई प्लस माइनस एक अनस्टेबल पार्टिकल है। अब ये क्योंकि अनस्टेबल है इसलिए स्टेबिलिटी फाइंड आउट करता है ये, और इसके लिए ये क्या करता है, दो हल्का तो नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, लेकिन ये दो अलग अलग पार्टिकल्स में टूटता है, जैसे कि म्यू प्लस माइनस म्यू मेसॉन और न्यूट्रिनो में टूटता है, ठीक है। इसी तरीके से जो म्यू माइनस होता है, ठीक है, म्यू माइनस मेसॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रिनो में और एंटी न्यूट्रिनो में विभक्त होता है। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि किस में काम में आती है, अनस्टेबल पार्टिकल्स के डिके प्रोडक्ट्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आप तो जनरली इसको याद रखो कि एक पाई प्लस माइनस है वो किस में टूट रहा है, म्यू प्लस माइनस और न्यूट्रिनो में। समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो हमने माना कि लेबोरेटरी फ्रेम में मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसका जो रेस्ट मास है वो है स्मॉल m, यानी कि कंसिडर कर लीजिए कि इसका रेस्ट मास है स्मॉल m, और इसका जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है। मोमेंटम क्या है इसका खुद का मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है, और ये रेस्ट मास इसका स्मॉल m है। अब ये दो अलग अलग पार्टिकल्स में टूटता है। इसका मास मैंने कंसिडर कर लिया m1 और इसका मास मैंने कंसिडर कर लिया m2। दो अलग अलग मासेस के पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ, और उसके बाद इनके जो मोमेंटम है, इनके तो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम है p1 और इसका मोमेंटम है p2। तो इन अ लेबोरेटरी फ्रेम एन अनस्टेबल पार्टिकल पाई प्लस माइनस ब्रेक्स इनटू टू अदर पार्टिकल्स दैट इज म्यू प्लस माइनस एंड न्यूट्रिनो। masses of this unstable particle is small m and this particle is not moving, that means momentum of this particle is zero, and when this breaks into two other particles then masses of then two other particles are m1 and m2 and momentums are p1 and p2। समझ में आ गई बात आपको। तो अब अच्छा दूसरी बात, इनकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, क्योंकि जब ये मोमेंटम है इनके पास तो इनकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा है T1 और इसकी है T2। समझ में आ गई। तो ये आपको इक्वेशन समझ में आ रही है, एक अनस्टेबल पार्टिकल दो में टूट रहा है, ठीक है भाई। तो हम इनके क्या लिखेंगे, चतुर्विम संवेग भी होंगे क्योंकि हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं 4 वेक्टर स्पेस में। तो ये तो है जनरल मोमेंटम p1 और p2, लेकिन अगर हम बात करें इनके 4 मोमेंटम की, तो 4 मोमेंटम क्या होंगे, मोमेंटम ऑफ दीज पार्टिकल्स, जैसे जो पाई प्लस माइनस है उसका 4 मोमेंटम अगर p म्यू है तो 4 मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, जनरल मोमेंटम और एनर्जी की फॉर्म में। तो मोमेंटम तो इसका ज़ीरो है और एनर्जी अगर इसकी E है तो ऐसे लिखोगे, जो ये पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है इसको मैंने p1 म्यू कह दिया, इसका जो मोमेंटम है, और इसको कैसे लिखूंगी, मोमेंटम इसका p1 है, एनर्जी होगी आयोटा E1/c। दूसरा पार्टिकल है p2 म्यू, इसका मोमेंटम है p2 और एनर्जी है इसकी
आयोटा ई टी ई टू अपॉन एनर्जी ई टू है और ये उसका फोर्थ कॉम्पोनेंट है आयोटा ई टू अपॉन सी। समझ में आ गई। तो ये मतलब टोटल एनर्जी है, ठीक है। इसमें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आयोटा एम सी बे। कैसे लिखा मैंने, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर लिखा, तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे, इसका मोमेंटम है P1 और आयोटा टोटल एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पता है ना हम लोगों को, ये फॉर्मूला बता चुकी हूँ मैं। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एम सी स्क्वायर है ना माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गई T1। अगर मैं T1 इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर कह रही हूँ, तो मुझे चाहिए रेस्ट मास एनर्जी, तो ये कितनी होगी, इतनी तो निकल कर आएगी, एम सी स्क्वायर प्लस T1, ठीक है। तो इस तरीके से इसके लिए निकालेंगे आप P2, तो ये आपके पास आएगी आयोटा, ये M1 सी स्क्वायर प्लस T1 और ये M2 सी स्क्वायर प्लस T2 अपॉन सी, और आएगा इसमें, और इसमें भी नीचे सी आएगा। समझ में आगे बात। टॉपिक हम कल ही शुरू करेंगे, उसको कंप्लीट नहीं हो पाएगा, डेरिवेशन काफ़ी लंबा है, एक लेक्चर में हो ही नहीं पाएगा। तो मैं तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। तो एक पार्टिकल है, 2 में ब्रेक हुआ है, क्यों ब्रेक हुआ है, ठीक है, किस किस तरीके से ब्रेक हुआ है, कौन सी चीज़ क्या है, फोर मोमेंटम क्या होंगे। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है भाई। चलो अब बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके डेरिवेशन को, ठीक है। ओके, थैंक यू।